हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें आज हम थर्मोमीट्री का डिस्कशन करेंगे। तो जब हम थर्मोमीट्री का डिस्कशन करते हैं उसमें एक दो चीज़ें जो है वो डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है, जैसे हीट की है, इंटरनल एनर्जी है, और दोबारा ये आगे थर्मोडायनामिक्स में दोबारा फिर डिस्कस की जाएंगी। तो आप हेडिंग डाल दें थर्मोमीट्री। थर्मोमीट्री इसमें सबसे पहले नोट करें इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, देखिए किसी भी सब्सटेंस के अंदर, किसी बॉडी के अंदर जो इंटरनल एनर्जी होती है वो केवल दो फॉर्म में है उसका, एक काइनेटिक और दूसरी पोटेंशियल। ठीक, हम यहाँ पर जब भी थर्मोडायनामिक्स में कोई क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना कि वो क्वेश्चन रिलेटेड टू गैस है या रिलेटेड टू सॉलिड बॉडी है। ठीक है ना। तो जो आइडियल गैस है उसमें हम जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना। तो आगे इसकी थ्योरी आएगी डिटेल में। तो आप इंटरनल एनर्जी हेडिंग डालें पहली। लिखिए इंटरनल एनर्जी possessed बाई ए बॉडी। इंटरनल एनर्जी possessed बाई ए बॉडी इज द टोटल थर्मल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी possessed बाई ए बॉडी इज द टोटल थर्मल एनर्जी ऑफ द बॉडी। is the total thermal energy of the body which is sum of kinetic energy short में ke and potential energy which is sum of kinetic energy and potential energy। नेचुरल है किसी बॉडी में इंटरनल एनर्जी दो ही फॉर्म में होगी, काइनेटिक और पोटेंशियल। ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी मालूम है आपको अपनी पोजीशन की वजह से होती है। ठीक है ना। यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो तीन टाइप के मोशन होते हैं बॉडी में, उनकी वजह से होती है। एक ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी। ठीक, तो यहाँ पर लिखे हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ, डिपेंडिंग on the nature of substance and temperature of substance, depending on the nature and temperature of substance, molecules has three types of motion। और अगर थ्री टाइप्स ऑफ मोशन है तो इसका मतलब है कि थ्री टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी होंगी। थ्री टाइप्स ऑफ मोशन है तो थ्री टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी होंगी। मोशन तीनों नोट कर लें। नंबर 1 ट्रांसलेशनल मोशन, नंबर 2 वाइब्रेशनल, थर्ड रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन, सेकंड वाइब्रेशनल, थर्ड रोटेशनल। तो बॉडी के अंदर जो एनर्जी रहती है वो इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में होती है। ठीक है ना। किसी भी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होगी वो इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है। और इंटरनल एनर्जी का मीनिंग है काइनेटिक और पोटेंशियल। ठीक, काइनेटिक में थ्री टाइप से मोशन रिस्पॉन्सिबल है। इसी अकॉर्डिंग टू जो थ्री टाइप से मोशन है उसी तरह से अकॉर्डिंग टू थ्री टाइप्स काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है। दूसरी लिखें कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। हेडिंग डालें कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। थर्मो में हम इंटरनल एनर्जी के बाद में डेरिवेशन करेंगे गैसेस के केस में। कॉन्सेप्ट ऑफ हीट लिखिए समथिंग विच फ्लोज फ्रॉम ए बॉडी, समथिंग विच फ्लोज फ्रॉम ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर, एट हायर टेम्परेचर to another body at lower temperature। जब हम किसी हाई टेम्परेचर की बॉडी को लोअर टेम्परेचर बॉडी के टच में रखते हैं तो क्या होगा आपको मालूम है कि हीट फ्लो होगी हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। जब वो बॉडी में चली गई तब वो इंटरनल एनर्जी कहलाती है। इसका मतलब है कि हीट क्या होती है, एनर्जी इन ट्रांजिट है। जब एनर्जी मोशन में होती है तब बोलते हैं हीट।
ठीक है, बॉडी में चली गई तो वो इंटरनल एनर्जी बोली जाएगी। ठीक, तो आपने डिफिनीशन में लिखा है ये ऊपर, समथिंग विच फ्लोज फ्रॉम ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अनदर बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। ठीक है ना, व्हेन द टू आर इन कॉन्टेक्ट, व्हेन द टू आर इन कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड हीट। देखा, देखिए हीट एनर्जी इसी में लिख दें, हीट एनर्जी इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉडी इन ट्रांजिट। हीट एनर्जी इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉडी इन ट्रांजिट। अब आप लिखें यूनिट ऑफ हीट एनर्जी, यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। देखिए प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज कैलोरी, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज कैलोरी एंड एसआई यूनिट इज जूल। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज कैलोरी एंड एसआई यूनिट इज जूल। जब हम मैकेनिक्स में जब हम कोई वर्क डन से एनर्जी निकालते हैं तो वो जूल में आती है। ठीक है, और हीट का फार्मूला जब लगाते हैं तो उसको कैलोरी में चेंज करना पड़ता है। ठीक, न्यूमेरिकल में आप देखेंगे कई बार उसको कन्वर्ट किया गया है। तो पहले यहाँ कैलोरी की डिफिनीशन नोट कर दें, लिखिए कैलोरी इज डिफाइंड, वन कैलोरी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। वन कैलोरी इज डिफाइंड as the amount of heat energy required to rise the temperature of, required to rise the temperature of 1 gram of water, required to rise the temperature of 1 gram of water through 1 degree centigrade, which was specified from 14.5 degree centigrade to 14.5 degree centigrade to 15.5 degree centigrade, 14.5 degree centigrade to 15.5 degree centigrade। देखिए ये जो डिफिनीशन लिखी है 1 कैलोरी की, इसमें लिखा है 1 कैलोरी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट है वो 1 कैलोरी है। ठीक है ना, और मास कितना होना चाहिए, 1 ग्राम। ठीक, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकली क्या होता है कि जैसे कोई बॉडी मान लीजिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और उसको 11 पर ले जाना है, और एक ही बॉडी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर है उसको 1001 ले जाना है। ठीक है ना, तो वो 1000 वाले को हीट थोड़ी एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है। ठीक है ना, यानी इक्वल एनर्जी नहीं है। हालांकि ये जो मैटर है कि वो क्वांटम फिजिक्स में है इसका जो आंसर है, लेकिन फिलहाल आप ये समझ सकते हैं कि जब किसी बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो उसको एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए वो अपोज करेगा, क्योंकि वो 1000 है और वो 10 डिग्री है, तो 1000 वाला ज्यादा अपोज करेगा 1001 होने के लिए। इसलिए समझ लीजिए कि उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी। ठीक है ना, तो इसलिए उन्होंने एक प्रैक्टिकल टेम्परेचर डिफाइंड किया है। क्या किया है, 13.5 कितना है, 14.5 से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो 14.5 से 15.5 है इसको लर्न रखना है। ठीक, तो यहाँ पर कैलोरी और जूल 2 यूनिट है, इनका एक कन्वर्जन फैक्टर है। ठीक है, तो इसी में लिख दें, नेक्स्ट पैराम लिख दें, चाहे वहीं लिख दें। देखिए मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, मैकेनिकल एनर्जी
is converted into heat. आप किसी बॉडी की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो इसको डायरेक्ट हीटअप कर दें या मैकेनिकल वर्क डन करें। आप फ्रिक्शन करें, धीरे धीरे एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो वर्क डन जो आप करते हैं मैकेनिकल, वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। हालांकि बॉडी के अंदर वो इंटरनल एनर्जी बोली जाती है, ठीक है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। द रेशियो ऑफ वर्क डन टू द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, the ratio of work done to the amount of heat produced, the ratio of work done to the amount of heat produced is called, क्या लिखा, the ratio of work done to the amount of heat produced is called, is constant लिखा है, produced is constant quantity represented by J। तो J क्या हो गया, W बाई Q, ठीक है। J कन्वर्जन फैक्टर है केवल, J इज इक्वल टू W बाई Q, या W इज इक्वल टू JQ लिख सकते हैं। लिखिए, J इज कॉल्ड जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट, J is called Joule's mechanical equivalent of heat. J is called Joule's mechanical equivalent of heat. It is not a physical quantity. It is not a physical quantity, but a conversion factor. Its value is 4.186 जूल पर कैलोरी, जिसे जनरली 4.2 यूज करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू, CL लिख देते हैं, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल होता है। जो मैकेनिकल वर्क डन होते हैं W, उनमें J को डिवाइड करके Q को निकाला जाता है, ठीक है। मैकेनिक्स में जब वर्क डन निकालेंगे तो J जो है वो मैकेनिकल इक्विवेलेंट है जूल्स का, ये केवल कन्वर्जन फैक्टर है। ठीक है, समझ गए होंगे, कन्वर्ट करने के यूज में आएगा केवल, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ध्यान रखना। और नेक्स्ट हेडिंग डालें, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, देखिए, वी डिफाइन टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी, वी डिफाइन टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी as the degree of hotness or coldness we define temperature of a body as the degree of hotness or coldness of the body in case there is no transfer of heat, in case there is no transfer of heat temperature of two bodies must be equal. In case there is no transfer of heat, temperature of two bodies must be equal. नेचुरल है कि अगर हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, अगर दो बॉडी का टेम्परेचर सेम है और उनको आप कांटेक्ट में करेंगे, तो इसका मतलब उसमें कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है ना, नेचुरल फिनोमिना है। देखिए, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ टेम्परेचर we know, by the property of temperature we know whether the body, by the property of temperature we know whether the body in thermal equilibrium
in thermal equilibrium with another body or not. Thermal equilibrium with another body or not. ठीक है, टेम्परेचर समझ गए होंगे। नेक्स्ट लिखें थर्मोमीट्री। थर्मोमीट्री, थर्मोमीट्री देखिए, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the branch of physics which deals with the measurement of temperature, which deals with the measurement of temperature is called thermometry. The branch of physics which deals with the measurement of temperature is called thermometry. The instrument used to measure the temperature, the instrument used to measure the temperature is called thermometer. Is called thermometer. लिखा। नेक्स्ट हेडिंग डालें, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। लिखिए, फॉर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, फॉर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, कि कितनी क्वांटिटी है। For quantitative measurement of temperature, we use thermometer. A thermometer is a device. A thermometer is a device which use any property of matter. A thermometer is a device which use any property of matter that changes with temperature. A thermometer is a device which use any property of matter that changes with temperature. जो थर्मोमीटर आप यूज करते हैं उसके अलावा और भी होते हैं। देखिए, हमें अगर टेम्परेचर का मेजरमेंट करना है तो हमें कोई मटेरियल ऐसा चूज करके उसकी वो प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी कि जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही हो। जैसे आप थर्मोमीटर में क्या करते हैं कि उसमें मरकरी को फिलअप करते हैं और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मरकरी की जो अंदर लेंथ है, लेवल है, वो बढ़ने लगता है। ठीक है ना। ठीक इसी तरह से अगर आप किसी कंटेनर के अंदर प्रेशर को प्रेशर या वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो उसमें बोले जाते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। ठीक, अगर मान लीजिए आपने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो फिर अगर हीट देंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। ठीक इसी तरह से अगर मान लीजिए टेम्परेचर को बढ़ाने पर, हम 12th में भी पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस चेंज होते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो वो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर कहलाते हैं। आप जो मरकरी थर्मोमीटर यूज करते हैं उसमें एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है, वो लेंथ चेंज हो रही है मरकरी की। ठीक है ना। दूसरी बात, हमें टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए, जैसे आप ग्रेविटी को डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, वहां क्या करते हैं, एक जगह पर जीरो मान लेते हैं, तो हमें कुछ नोटेशन फिगर देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो जैसे आपने मरकरी वाली जब प्रॉपर्टी को यूज किया है और जब हम किसी बॉडी को हीटअप करते हैं तो दो वैल्यू लेते हैं, एक आइस पॉइंट और दूसरा स्टीम पॉइंट। आइस पॉइंट यानी आइस जब मेल्ट होती है तो उसको नाम रख दिया सेंटीग्रेड स्केल में 0 डिग्री। ठीक है ना। और जब बॉयल किया तो उसको वहां पर जो वैल्यू दे दी गई वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे ही फ़ारेनहाइट में अलग है, केल्विन में अलग है। ठीक है ना। तो स्केल बनाने के लिए आपको दो
ऐसे जो हैं वो चूज करने पड़ेंगे। जनरली आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट को यूज करते हैं, ठीक, और बीच की स्केल को फिर इक्वली डिवाइड कर लेते हैं। तो नोट करें क्या लिखा था, फॉर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर वी यूज थर्मोमीटर। ए थर्मोमीटर इज ए डिवाइस विच यूज एनी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, लिख दिया था, एनी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट चेंजेज विद टेम्परेचर, ठीक। देखिए, व्हेन हीट इज एडिड और सब्ट्रैक्टेड, व्हेन हीट इज एडिड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए बॉडी, when heat is added or subtracted from a body, there are many changes. When heat is added or subtracted from a body, there are many changes in the physical properties. There are many changes in the physical properties of the body, such as there are many changes in the physical properties of the body such as expansion, कॉमा लगा के लिखते जाएं, change in electrical resistance, change in electrical resistance, development of EMF, development of EMF at the junction of, development of EMF at the junction of dissimilar metals, development of EMF at the junction of dissimilar metals। देखिए, जो पहला आपने एक्सपेंशन लिखा है वो तो आप समझ गए होंगे कि मरकरी में जैसे एक्सपेंशन होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस चेंज होता है, उससे भी थर्मोमीटर बनाए जाते हैं, ठीक है ना। और अब थर्मोमीटर के जो पहले डिटेल थे अब उतना डिटेल नहीं रह गए हैं। पहले सिलेबस में ये रेजिस्टेंस, थर्मोमीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, इनके कंस्ट्रक्शन और ये सभी 11th में थे, लेकिन अब केवल इनकी बेसिक थ्योरी है ये, ठीक है ना। हाँ, ये हमने जो लास्ट में लिखाया है डेवलपमेंट ऑफ ईएमएफ, इसके लिए आप ध्यान रखना कि अब ये भी चैप्टर 12 से हट गया है। ये थर्मो ईएमएफ का एक चैप्टर होता था जिसमें अगर हम दो डिफरेंट टाइप के मेटल ले लें, जैसे हमने एक ये प्लास्टिक और ये ले लिया है, और इनको जब हम टच में लाते हैं, ऐसे टच करते हैं, तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि एक से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरे में चले जाते हैं, तो बीच में एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, ठीक। लेकिन अगर दोनों तरफ से टच करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने एक मेटल ये लिया, दूसरा मेटल ये लिया और यहाँ टच किया, तो दोनों में जो ईएमएफ बनेगा वो कैंसिल कर देगा। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो ये पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव, बैटरी की तरह, समझ गए ना। लेकिन ये कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन जब हम एक को टेम्परेचर का डिफरेंस जब करते हैं तो इनके बीच में ईएमएफ बन जाता है, और वही ईएमएफ जो है वो टेम्परेचर मेजरमेंट के काम में आता है, समझ गए ना। तो लास्ट में आपने लिखा है उसका मतलब यही है कि डेवलपमेंट ऑफ ईएमएफ एट द जंक्शन ऑफ टू डिसिमिलर मेटल्स, ठीक है ना। इसके अलावा जब आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो प्रेशर और वॉल्यूम भी चेंज होगा, ठीक है ना। तो कॉमा लगा के लिख, आपने ऊपर लिखा हुआ है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बॉडी सच एज एक्सपेंशन लिखा है ना, चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और डेवलपमेंट ऑफ ईएमएफ एट द जंक्शन ऑफ टू डिसिमिलर मेटल्स, कॉमा लगा लिख दो, प्रेशर एंड वॉल्यूम। These changes in the properties of matter, these changes in the properties of matter are used to measure temperature. These changes in the properties of matter are used to measure temperature, ठीक। अब इसके बाद ये काम करना पड़ेगा कि थर्मोमीटर के अंदर 2 पॉइंट फिक्स करने पड़ेंगे जिससे हम उसको स्केल को बना सकें, ठीक है ना। तो आप नेक्स्ट पैरा में लिखना, टू फिक्स अप द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, टू फिक्स अप द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। जब भी आप कोई स्केल बनाएंगे तो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे ना, 1 2 3 4 समथिंग। तो टू फिक्स अप द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, फर्स्ट
फर्स्ट इन्वर्टेड कामा में लिखना ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर इंटरवल, ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर इंटरवल, अंडरलाइन कर देना इसको, बिटवीन टू इजली, ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर इंटरवल, बिटवीन, इंटरवल तक अंडरलाइन बस, बिटवीन टू इजली, फिर उसके बाद अंडरलाइन करना रिप्रोड्यूसिबल फिक्स टेम्परेचर, रिप्रोड्यूसिबल फिक्स टेम्परेचर, यानी कि आप जो 2 पॉइंट ले रहे हैं फिक्स करने के लिए, एक लोअर और दूसरा अपर, आप स्केल बनाएंगे ना, जैसे ये थर्मोमीटर है तो एक लोअर और एक अपर, तो वो जो पॉइंट आप लगा रहे हैं वो रिप्रोड्यूसिबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि दोबारा बनाना है तो हम उसको रिप्रोड्यूस ना कर सकें सिचुएशन को, समझ गए ना? तो उसे भी अंडरलाइन करना, रिप्रोड्यूसिबल फिक्स टेम्परेचर, ठीक, इज सेलेक्टेड एंड देन, इज सेलेक्टेड एंड देन दिस इंटरवल इज डिवाइडेड, एंड देन दिस इंटरवल इज डिवाइडेड into sub interval, and then this interval is divided into sub interval called degree of temperature. This interval is divided into sub interval called degree of temperature. When this is done, ठीक है ना, when लिख दिया, when this is done it is said to, when this is done it is said that, when this is done it is said that scale of temperature has been defined, scale of temperature has been defined. ठीक, लिखिए, थर्ड स्टेप इज टू असाइन, थर्ड स्टेप इज टू असाइन सम आर्बिट्रेरी वैल्यू, थर्ड स्टेप इज टू असाइन सम आर्बिट्रेरी वैल्यू टू वन ऑफ द फिक्स्ड टेम्परेचर, थर्ड स्टेप इज टू असाइन some arbitrary value to one of the fixed temperature. In general we take, in general we take ice point, we take मेल्टिंग पॉइंट लिखा है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, इसी को आइस पॉइंट भी लिख देते हैं लोग, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, इन जनरल वी टेक मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इन जनरल वी टेक मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 1 atmospheric pressure, at 1 atmospheric pressure, लिखा, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो समझ में आ गया होगा, एक आइस पॉइंट और एक बॉयल पॉइंट, 2 पॉइंट को लेकर, ठीक है ना, और लोअर पॉइंट लगा देते हैं, ऊपर अपर पॉइंट वैल्यू फिक्स कर लेते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा कि सेंटीग्रेड स्केल में आइस पॉइंट कितना है, 0 पर, और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 पर, ठीक है ना। तो 2 वैल्यू फिक्स कर लेते हैं, फिर उसमें डिवीजन कर लेते हैं अंदर, ठीक। अब हेडिंग डालें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल, different types of scale, नंबर 1 लिखिए, सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल लिखिए, लोअर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, lower fixed point
is melting point of ice and is regarded as 0 degree centigrade. Lower fixed point is the melting point of ice and is regarded as 0 degree centigrade. वो आपको मालूम भी है, लोअर फिक्स पॉइंट आइस पॉइंट है, ठीक है ना. अपर फिक्स पॉइंट डायरेक्ट लिख दो. अपर फिक्स पॉइंट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड. अपर फिक्स पॉइंट जो कि बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है. और स्पेस डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट. स्पेस डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट. स्पेस डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट. एक पार्ट को क्या बोलते हैं? 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना. 100 में डिवाइड कर लिया. सेकंड लिखें फ़ारेनहाइट स्केल. सेकंड फ़ारेनहाइट स्केल FAHRENHEIT. FAHRENHEIT फ़ारेनहाइट स्केल. अब आप डायरेक्ट लिख दें लोअर फिक्स पॉइंट LPM, लोअर फिक्स पॉइंट, ठीक है. डायरेक्ट नोट कर दें. लोअर फिक्स पॉइंट इज 32 डिग्री F, 32 डिग्री F एंड अपर फिक्स पॉइंट कितना होता है? 212 डिग्री F. 212 डिग्री F. और स्पेस डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट. स्पेस डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट्स. स्पेस डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट. ये उस समय जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपनी अपनी स्केल बना रखी थी, जिसमें 3 स्केल बहुत फेमिलियर हैं, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ठीक है ना. और भी थी, र्यूमर हैं, कई स्केल बना रखी थी. तो स्केल बनाना नॉर्मल है. आप आइस पॉइंट को जो मर्जी वो पॉइंट, लोअर पॉइंट लगा लो, अपर पॉइंट बना लो, ठीक है ना. जैसे फ़ारेनहाइट ने 32 और 212 बना ली, ठीक है, और 180 डिवीजन कर लिए. नेक्स्ट लिखें केल्विन स्केल. केल्विन स्केल लोअर फिक्स पॉइंट LFP लिख दो. लोअर फिक्स पॉइंट 273.15 K. इसमें डिग्री नहीं लगाते हैं ट्रेडिशनल. लोअर फिक्स पॉइंट 273.15 K. अपर फिक्स पॉइंट 373.15 K. 373.15 K. स्पेस डिवाइडेड इनटू 100 पार्ट्स, ठीक है. 100 है ना डिफरेंस, जो डिफरेंस के इक्वल डिवाइड कर लिया. स्पेस डिवाइडेड इनटू 100 पार्ट. स्केल हम 2 और नोट करा दे रहे हैं, कहीं अगर मिले तो ऑड ना लगे आपको. लिखिए र्यूमर स्केल. REAUMER र्यूमर स्केल. LFP 0 डिग्री R, कैपिटल R है. लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री R एंड अपर फिक्स पॉइंट 80 डिग्री R. लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री R, कैपिटल R. अपर फिक्स पॉइंट 80 डिग्री R. और स्पेस आप समझ गए 80 में डिवाइड हो जाएगा. बहुत सारी स्केल बनाई गई उस समय की, ठीक है ना. नेक्स्ट लिखें रैंकाइन स्केल. ये सब अपने अपने नाम पे बना रखी हैं. रैंकाइन स्केल RANKINE. RANKINE. लोअर फिक्स पॉइंट 460 डिग्री RA. लोअर फिक्स पॉइंट 460 डिग्री RA. अपर फिक्स पॉइंट UFP 612. ठीक है. नीचे जरा एब्सोल्यूट स्केल को थोड़ा लिखेंगे. देखिए एब्सोल्यूट स्केल
एब्सोल्यूट स्केल, ये केल्विन स्केल है। एब्सोल्यूट स्केल आर टेम्परेचर, ब्रैकेट में लिख दो केल्विन स्केल। एब्सोल्यूट स्केल आर टेम्परेचर, ब्रैकेट में केल्विन स्केल। एब्सोल्यूट स्केल आर टेम्परेचर, ब्रैकेट में केल्विन स्केल। लिखा? लिखिए, दिस स्केल वाज असाइंड, दिस स्केल वाज डिजाइंड बाय केल्विन, दिस स्केल वाज डिजाइंड बाय केल्विन, दिस स्केल वाज डिजाइंड बाय केल्विन according to ideal gas equation, according to ideal gas equation, according to ideal gas equation, लिखा? according to ideal gas equation PV is equal to nRT, PV is equal to nRT। देखिए, प्रेशर एक्सर्टेड बाई गैस, प्रेशर एक्सर्टेड बाई गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रेशर एक्सर्टेड बाई गैस इसी तरह से उन्होंने वॉल्यूम का भी बनाया था। प्रेशर एक्सर्टेड बाई गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ गैस as shown in figure। Pressure exerted by gas is directly proportional to temperature of gas। देखिए, ये इन्होंने प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर सेंटीग्रेड स्केल से तो ग्राफ लिया है, ठीक है ना, ये डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर लिख दे रहे हैं यहां पर, ठीक। ये स्ट्रेट लाइन आता है, आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक। इसको इन्होंने क्या किया कि बैक साइड ले गए, तो ये बैक साइड जहां कट करता है वो -273.15 आता है, ठीक। ठीक इसी तरह से उन्होंने वीटी ग्राफ भी ले लिया था, ठीक। तो नेचुरल है कि इस अगर ये वाला टेम्परेचर होगा तो इसमें प्रेशर 0 हो गया, अगर वीटी ग्राफ होगा तो क्या होगा, तो वॉल्यूम भी 0 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यानी कि ये लास्ट स्टेज है टेम्परेचर की, इसी को इन्होंने जो है वो 0 केल्विन देकर डिफाइंड किया था। तो आप ये ग्राफ बना लें और नीचे लिख दें फिर। इसी तरह वीटी का भी अगर पूछते हैं तो बना देना। अगर हम ना जो ये ग्राफ आपने बनाया है, ये प्रेशर वर्सेस, ये सेंटीग्रेड पर है, यहाँ सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, लिखा हुआ ना। अगर इसी ग्राफ को आप केल्विन स्केल पर ले जाएंगे, P और टेम्परेचर जो आपका होगा वो K में, तो यही फिर इसमें शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि 0 K पर प्रेशर 0 हो गया। यानी ये सेंटीग्रेड पर है, सेंटीग्रेड को उन्होंने पीछे ये बढ़ा लिया, और PT पर इस पर ले जाएंगे केल्विन स्केल पर, तो फिर ये ओरिजिन से शुरू हो जाएगा। आगे होगी बात समझ में, ठीक है ना। इससे इन्होंने अपना केल्विन स्केल ऊपर वाले से डिफाइन कर लिया। ऐसे VT का भी समझ गए होंगे, VT भी बन सकता है, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। हाँ, नोट करें, देखिए, व्हेन ग्राफ इज एक्स्ट्रा प्लॉटेड, व्हेन ग्राफ इज एक्स्ट्रा प्लॉटेड it meets temperature axis, when graph is extra plotted it meets temperature axis at 273.15 degree centigrade, 273.15 degree centigrade। केल्विन नहीं, फुल स्टॉप करके आगे लिखना, केल्विन कॉल्ड दिस स्केल, केल्विन कॉल्ड दिस वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, केल्विन कॉल्ड दिस वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एज एब्सोल्यूट 0, केल्विन कॉल्ड दिस वैल्यू ऑफ टेम्परेचर
एज एब्सोल्यूट जीरो, लिखा ब्रैकेट में 0 के, as this temperature pressure of gas, as this temperature pressure of gas would reduce to 0, pressure of gas would reduce to 0, and similarly volume of gas, अगर हम VT प्लॉट करें, similarly volume of gas would also becomes 0, and similarly volume of gas would also become 0 if we were to imagine below this temperature, अगर आप इसके और इमेजिन करें कम टेम्परेचर का, तो फिर क्या होगा, वॉल्यूम और प्रेशर नेगेटिव हो जाएगा ना, ये ग्राफ देखो ये नीचे चला जाएगा, ठीक। तो क्या लिखा, इफ वी वेयर टू इमेजिन बिलो दिस टेम्परेचर वॉल्यूम एंड प्रेशर वुड बी नेगेटिव, वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ गैस लिख देना, वुड बी नेगेटिव, which is impossible. This suggests that lowest possible temperature is absolute zero. This suggests that lowest possible temperature is absolute zero. This scale was called absolute scale or Kelvin scale. This scale was called absolute scale or Kelvin scale, and by graph देखिए सेंटीग्रेड में अगर 273.15 को ऐड कर दें तो केल्विन स्केल बन जाएगी, ठीक है ना, यानी कि वहां पर जो आइस पॉइंट 0 है वो यहां पर 273.15 आएगा, ठीक है ना, और स्केल से बिल्कुल ये चीज क्लियर है। तो आप स्केल समझ गए कि डिफरेंट टाइप की स्केल, 3 तरह की स्केल मेन है, ठीक है, उन्हीं को ध्यान में रखना है, ठीक है ना, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल। तो ओके स्टूडेंट, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना, आप इसको प्रिपेयर करें, ओके।